ये सुन लो, मैं वो बताऊंगा जो आएगा या जो आ सकता है। ये फालतू की चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप भी समझदार हैं। बताने में तो क्या है, मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या उनको बता के टाइम खराब करूं आपका है, या मैं अपना बाहुबल दिखाऊं कि देखो मुझे क्या क्या आता है? नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है अभी। अभी जिसकी जरूरत है वो नीट क्या पूछती है चेक कर लेना। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, या अपने आप को बहकाने की जरूरत नहीं, खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नीट के पेपर उठाना और चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। मैं वो सब उठा के बता रहा हूं आपको। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे आप, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा, शुरू करते हैं क्योंकि इस समय आपके पास समय कम है, बहुत कीमती समय है। जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने उठाया है अल्कोहल से, मान लीजिए, चाहे आप हेलोजन डेरिवेटिव से मान लीजिए, कहीं से मान लीजिए। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके इस बार के एग्जाम में, बहुत चांस बन रहे हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैंने क्वेश्चन को 3-4 तरीके से लिखा है यहाँ, देखिए क्वेश्चन में क्या है। पहले क्वेश्चन में एक अल्कोहल लिया है, ड्राई ZnCl2 कॉन्सेंट्रेट HCl की प्रेजेंस ली है, प्रोडक्ट बना है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बताइए। तो पहले तो मैं इस रिएक्शन के बारे में बता दूं। आप सब जानते होंगे ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl को एक आदमी ने मिक्स किया था, और इसका नाम ल्यूकस रिएजेंट रखा था। बेटा ध्यान रखोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी मैं आपको बता दूं। हो सकता है मैकेनिज्म पूछ ले, तो आपको मैकेनिज्म ध्यान रखनी। इसमें मैकेनिज्म SN1 चलती है। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, रिएक्शन में जब मैकेनिज्म होती है SN1, तो फिर तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर का भी सुन लो। 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होगा। इन तीनों में मोस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री अल्कोहल होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। चौथी बात जो ये पूछ रहा है वो है इंटरमीडिएट बताइए। तो भैया बात ऐसी है, अब बता दें आपको बात। ये जो एसिड लिया है ना आपने HCl, ये H प्लस इस जगह से निकल के इस पे अटैक करता है। अब भाई एसिड है तो H प्लस देगा, प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन तो उस जगह को ढूंढेगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, क्योंकि H प्लस प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये तो भिखारन है बेटा, और भिखारन तो वहीं जाएगी ना जहां माल मिल सके, जहां इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो भैया ये H प्लस निकल के उस जगह जाएगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और वो दिखेगी O पर। O के ऊपर लोन पेयर है, जाके कर दिया अटैक, और बन गया RCH2OH2 प्लस। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये एक इंटरमीडिएट है, समझ रहे हैं क्या आप? लेकिन H2O, देखो इसको, H2O, दिस इज एन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। देखो भैया ऐसा है, जो भी चीज नेचर में इजीली एग्जिस्ट करती है, जो मॉलिक्यूल नेचर में अकेला रह सकता है, वो अकेला निकल के नेचर में चला जाता है। वो क्यों रहेगा यहाँ कैटायन बन के? अब H2O तो नेचर में भी स्टेबल है ना, तो जो चीज़ नेचर में स्टेबल है वो यहाँ कैटायनिक फॉर्म में नहीं रहेगी, और जल्द से जल्द तुरंत इस मॉलिक्यूल, इस आयन को रिलीज कर देगी, लीव कर लेगी। इसीलिए इसको एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप कहा जाता है। ये तुरंत बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद वो जो पॉजिटिव का चार्ज है वो इस पे आ जाएगा। हे भगवान, जो समस्या O पे आई थी आज वो कार्बन पे आ गई है। क्या करें? तो नहीं करें क्या? ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पागल है वो जो अपने ऊपर पॉजिटिव लेके चलेगा?
नहीं नहीं, क्या गलती क्या है इसकी? इसकी गलती क्या है भैया? नहीं ये पागल है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर प्लस रखेगा? अरे माइनस हो तो समझ में आता है, पॉजिटिव क्यों रखेगा ये अपने ऊपर? नहीं इसमें कसूर क्या है? आप फालतू उसकी गलती बता रहे, उसकी कोई गलती नहीं है। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, तुरंत छोड़ जाएगा और कैटायन कार्बन पे डाल देगा। बस बन गया कैटायन इंटरमीडिएट, आपका आ गया जवाब। लेकिन ध्यान से सुने, कैटायन अगर स्टेबल है तो ठीक, और अगर स्टेबल नहीं है तो एक प्रोसेस मैंने आपको बहुत पहले सिखा रखी है जिसे रीअरेंजमेंट कहते हैं मेरे बच्चों, जो हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग जैसी प्रोसेस के द्वारा होती है। आप कोई भी लगाओ लेकिन बिना इसे स्टेबल किए आगे मत बढ़ना, कहीं आप Cl जोड़ने की जल्दी में रहें। तो ऑप्शन देख लेना, इंटरमीडिएट पूछ रहा है वो, ऑप्शन देख लेना, वही इंटरमीडिएट टिक करना जो इसके स्टेबल फॉर्म में होती है। यानी कि ये अगर अनस्टेबल है तो इसे शिफ्टिंग विफ्टिंग करके स्टेबल करना और फिर अपना आंसर ढूंढना। समझ में आ रहा है? कहीं अनस्टेबल को टिक करके आ जाओ। चलो आगे चलते। मैं एक और चीज बताता हूं, ये जो कंपाउंड यहां बनते हैं ये ऑयली होते हैं, ऑयली मतलब तेल के होते, तेल जैसे ऑयल जैसे। तो जब ये बनते हैं तो वहाँ तेल भी है, पानी भी है, और पानी और तेल जब मिक्स होता है तो एक टर्बिडिटी, एक धुंधलापन नजर आता है। वो टर्बिडिटी पे भी सवाल कई बार पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, 1 2 3, तीनों में एल्कोहल भरा है, तीनों पे लेबल लगा हुआ है कि ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ऐसे लेबल लगा हुआ। लेकिन भाई साहब गलती से लेबल मिट गया, लेबल हट गया। अब ये पता ही नहीं लग रहा इनमें कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है। वो जानना चाहता है कि भाई साहब मेरे पास ड्राई ZnCl2 और HCl का मिक्सचर है, क्या आप बता सकते हैं इसका इस्तेमाल करके कि इनमें से कौन सा एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है? बता देंगे भैया, बता देंगे, कौन टेंशन लेते हो, कौन टेंशन लेते हो। तीनों में डालो ल्यूकस रिएजेंट, चलो डालो ल्यूकस रिएजेंट। डालने के बाद चेक करो, जिसके अंदर ऑयली प्रोडक्ट, धुंधलापन, टर्बिडिटी विदिन 1 मिनट आ जाए, समझ जाना 3 डिग्री एल्कोहल वही है। जैसे डाला, डालने के थोड़ी देर में मुझे यहां दिखा, ओहो धुंधलापन, ओ बन गया, ओए भैया 3 डिग्री यही है। और जिसमें टर्बिडिटी आने में लगभग 5 मिनट का टाइम लग जाए। अब बहुत देर हो गई, टर्बिडिटी बनी नहीं, तेल नहीं बना भैया, का चक्कर का है, तेल क्यों नहीं निकला यहाँ पे? ओ बन गया भाई, बन गया, 5 मिनट में बना भैया, 2 डिग्री एल्कोहल। टर्बिडिटी बनी नहीं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 25, 30, 50, अबे कितना वेट करना पड़ेगा भाई? का चक्कर का है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये बन ही नहीं रहा यहाँ पे। ओ बाय गॉड, दिस इज 1 डिग्री। ध्यान रखें बेटा, जब तक कोई और कंडीशन नहीं दे रखी हो 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, ये बताना है। मैं बता दूं आपको, 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट से आसान नहीं होती। जब तक यहाँ ये ना लिख दे कि भैया रिएक्शन गर्म की जा रही है, जब आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तब जाके कहीं आधा घंटा लग जाएगा टर्बिडिटी बनने में, तेल बनने में, ऑयली प्रोडक्ट बनने में।
तब कहना कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है। वापस सुन लीजिए, विदाउट टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन ना के बराबर नेग्लिजिबल होती है। टेम्परेचर देने के बाद भी 30 मिनट लग जाएंगे। भैया सुन लो, मैं वो बताऊंगा जो आएगा या जो आ सकता है, ये फालतू की चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप भी समझदार हैं। बताने में तो क्या है, मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या उनको बता के टाइम खराब करूं आपका है, या मैं अपना बाहुबल दिखाऊं कि देखो मुझे क्या क्या आता है? नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अभी जिसकी जरूरत है वो नीट क्या पूछती है चेक कर लेना। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, या अपने आप को बहकाने की जरूरत नहीं, खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नीट के पेपर उठाना और चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। मैं वो सब उठा के बता रहा हूं आपको। लो बेटा, 30 मिनट में कोई 30 मिनट में क्या 1 घंटे 2 घंटे तक कुछ नहीं बनेगा, टेम्परेचर नहीं देंगे तो, और देंगे तो बनेगा। तो कोई तरीका नहीं है आपके पास। एक तरीका है, अगर आप चाहें कि भाई 1 डिग्री से भी प्रोडक्ट बन जाए, अगर आप चाहें तो एक तरीका है। क्या तरीका है सर, बताइए मुझे प्लीज सर, प्लीज बताइए। ZnCl2 जो लिया था ना तूने, उसके साथ कॉन्सेंट्रेट HCl लेने की बजाय HCl गैस ले ले। गैसियस फॉर्म में वो और भी कॉन्सेंट्रेट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और तब ये रिएक्शन आसानी से जल्दी से आपको प्रोडक्ट भी दे देगी। बहुत जल्दी तो अब भी नहीं होगी, लेकिन आप बना पाओगे इससे हैलाइड क्लोराइड बना लोगे। लेकिन बाबू ध्यान रखना, ये रिएक्शन फिर ल्यूकस नहीं कहलाएगी। दिस इज नॉट ए ल्यूकस रिएजेंट, दिस इज नॉट ए ल्यूकस रिएक्शन, दिस इज ए ग्रूव प्रोसेस। ग्रूव GROOVE, ग्रूव प्रोसेस। आदमी का नाम है भैया ग्रूव। समझे, हटा रहा हूं इसको, ठीक है, ध्यान रखोगे। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होता है। और ये छोटी मोटी लाइन जो इसके साथ जुड़ी है वो मैंने बता दी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ल्यूकस रिएजेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस रिएक्शन से रिलेटेड सवाल पूछा जा चुका है, और जिस साल ये आया था उस साल मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था। आप चेक कर लेना प्रीवियस एग्जामिनेशन में। मैं सन वन नहीं बताऊंगा, इतना वक्त नहीं है, आप खुद चेक कर लेना, क्योंकि खुद से चेक करोगे तो 2-4 और पढ़ लोगे क्वेश्चन। अच्छा है ना, अच्छा है ना, वो तो फायदा होगा अपना। ये तो हुआ पहला सवाल। चलो भैया हवा आने दो, निकलो। इत्थे आ जाओ बेटा। अरे तो जानी पहचानी से लग रही है वे, कौन है? ओ माय गॉड, ये तो डार्जन वाली है ना। सही पहचाने, दिस इज डार्जन्स रिएक्शन। मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको कहने की जरूरत नहीं है मुझे। डार्जन रिएक्शन क्या होता है? अल्कोहल होता है, SOCl2 से रिएक्शन होती है जिसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। पाइरिडिन जैसे बेस की प्रेजेंस होती है। रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म चलती है, और रिएक्शन में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं। क्या होता है इन्वर्जन? ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, जिस साइड से OH हटेगा उसके अपोजिट साइड से Cl लगेगा। ये रिएक्शन बेस नहीं होता तो SN2 की जगह SNI मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती। SNI मैकेनिज्म में क्या होता है? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं उसे। तब उसके अंदर क्या है? इन्वर्जन की जगह रिटेंशन होता है, मतलब जिस साइड से OH हटता है उसी साइड से जो है आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। जबकि SN2 वाली में जिस साइड से OH हटेगा उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। देखो मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया। बाकी SNI इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अब के लिए नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बात इसकी है कि अब क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो बताइए। ओके, मैंने रिएक्शन कराई और बाबू भैया हम प्रोडक्ट बना दिए। ध्यान रखना बेटा, ये डिजाइन जो दी है वो सूंघने के लिए नहीं दी है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टीरियो इफेक्ट दिखा रहा है। मतलब प्रोडक्ट बनाते टाइम भी स्टीरियो इफेक्ट दिखाना, मन मर्जी से कहीं भी Cl मत लगा देना।
स्टीरियो इफेक्ट दिखाते हुए बनाओ, मतलब पीएच ऊपर, एम नीचे, एच इत्थे, Cl उत्थे, इन्वर्जन दिखाते हुए प्रोडक्ट बनाना है। तो फिर तो सर SN2 अगर है तो फिर तो इसका मतलब 1 डिग्री में ज़्यादा होती होगी, और क्या 2 डिग्री में और कम होती होगी, और क्या, तो फिर तो गुरुजी 3 डिग्री में तो ना के बराबर होती होगी। सही पकड़े हैं तुम, सही पकड़े हैं। 1 डिग्री में ही SN2 ज़्यादा होती है। 2 डिग्री लेती 80% एलिमिनेशन हो जाएगा, 20% SN रह जाएगी। और 3 डिग्री लेते बेटा हवा खाओ, 99% एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए SOCl2 आप केवल और केवल 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड बनाने में यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन का इस्तेमाल आप टेस्टिंग में कर रहे थे, याद करो, आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे थे, अलग अलग टाइम का गैप आ रहा था। एक तुरंत ही टर्बिडिटी दिखा रही है, एक 5 मिनट ले रही है, एक थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले रही है। तो मतलब कहने का मतलब जैसे ल्यूकस रिएजेंट वाली जो रिएक्शन है वो यूजफुल होती है, यूजफुल फॉर टेस्टिंग, और दूसरी यूजफुल वो होती है 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड के फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। ज़्यादातर वहाँ 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनते हैं, 2 डिग्री भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं, उससे 2 डिग्री बना सकते हैं। 1 डिग्री बनना मुश्किल है। आपको 1 डिग्री चाहिए, इत्थे आ जाओ, 1 डिग्री चाहिए, इत्थे आ जाओ, और कोई तरीका नहीं है 1 डिग्री बनाने का, या फिर वो ग्रुप प्रोसेस ले लो। 1 डिग्री बनाने में ये बढ़िया माहिर रिएक्शन, आप 1 डिग्री 2 डिग्री इससे अच्छे से बना सकते हैं। ध्यान रखें, इसमें SOCl2 तो ले सकते हो, लेकिन SOBr2 और SOI2 नहीं ले सकते। लेगा कहाँ से बेटा, एग्जिस्ट ही नहीं करते, होते ही नहीं है। लेगा तो तब ना, अनस्टेबल होते हैं दोनों ड्यू टू बिगर साइज ऑफ Br एंड I, इसलिए ये होते नहीं है। तो इसका इस्तेमाल क्लोराइड बनाने में किया जाता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने में नहीं किया जाता। तो एक ये भी चीज़ आपको इसमें याद रखनी। तो जो चीज़ें याद रखनी थी वो बता दी मैंने। दूसरी एक खास बात और, इसको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या क्लोराइड बनाने का एक्सीलेंट मेथड और कहते हैं। भाई एक्सीलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो SO2 गैस होती है जो उड़ लेती है, गैस ही तो है, उड़ जाएगी, और एक HCl बनती है साथ में, HCl भी गैसियस फॉर्म में होती है, वो भी उड़ जाती है। जो बच जाती है उसको पिरिडीन खा जाता है। जो पिरिडीन इसीलिए तो लिया था, ये बेस बचे हुए या घुले हुए थोड़े HCl को लेके पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बना डालता है। पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड C5H5NaCl, और ये नीचे बैठ जाता है और ये भी अलग हो जाता है। मतलब दोनों चीजें सेल्फ रिमूव हो जाती हैं और बचता है आपके पास एल्काइल क्लोराइड। इसीलिए तो कह रहा हूं कि दिस इज एन बेस्ट एंड एक्सीलेंट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड ओनली। आगे चलो भाई, हेलो ओ हेलो, चलो इतने आ जाओ। रिएक्शन एक बार फिर से गौर से देखिए। दिस इज एन हुंसडीकर रिएक्शन। In this reaction, silver salt or monocarboxylic acid react with Br2 and Cl2 in presence of inert solvent or non-polar solvent and convert into one less carbon containing alkyl halide, mostly alkyl bromide, and co-products like AgBr, CO2 are already easily removed by itself. So this is a very, very important and highly excellent reaction for formation of alkyl bromide. ये आप अपनी मर्जी से कह रहे हो, किसी ने बताया आपको? बेटा हुंसडीकर रिएक्शन ने, हुंसडीकर ने बताया मुझे। मैं मेरी मर्जी से कहाँ से कहूँगा? मैंने कौन सा लैब में ये रिएक्शन करा के देखी है? हुंसडीकर रिएक्शन बोलते हैं इसको। हुंसडीकर रिएक्शन। दिस इज हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर आदमी का नाम दिमाग में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, खूब पूछे जाती है रिएक्शन। सर आपने नीचे Cl2 लिखा हुआ था, का क्लोराइड भी बना सकते हैं? बना सकते हो ना, क्लोराइड बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन क्लोराइड बनाने की तो एक एक्सीलेंट मेथड आ गई ना आपके पास, जिसको आपने डार्जन रिएक्शन बोला था। सो जनरली डार्जन रिएक्शन क्लोराइड बनाने में यूज करते हैं और ब्रोमाइड बनाने में इसका यूज करते हैं।
आपने तो नीचे आयोडीन भी लिखा हुआ है कि आयोडाइड भी बना सकते हैं। ना 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 ना, आयोडाइड नहीं बना सकते बेटा। जैसे ही आप आयोडीन लेंगे, सबको पता है, तुम्हें भी पता है, आयोडीन आई बड़ा साइज का होवे है, इसलिए तुरंत ही एजी पोलराइज कर लेगा उसे, और AgI का PPT अलग हो जाएगा, AgI का PPT अलग हो जाएगा। जो बच जावेगा उसमें CO2 निकल जावेगा, जो बच जावेगा उसमें CO2 निकल जावेगा, और जो बचेगा वो एस्टर कहलाएगा, जो बच जाएगा वो एस्टर कहलाएगा। ईस्टर बन गया, ईस्टर, हाँ ईस्टर, ईस्टर। तो ये तो एल्काइल हैलाइड बना रही थी ना, बिल्कुल हैलाइड बनाने की ही है ये हुंसडीकर रिएक्शन। ये जो हमने की है ना, तुमने कहा था ना आयोडीन से करा के दिखाओ, हमारी क्या गलती है, तुम्हें तो बोला था कि I2 से कराओ, हमने करा डाली। इस रिएक्शन को कहते हैं बर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। क्या सर, बम बम सिमोनिनी? नॉट बम बम बेटा, दिस इज बर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। समझ में आ रहा है? हाईली इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखेंगे अब आप। यही रिएक्शन जब I2 के साथ होती है तो बर्न बॉम सिमोनिनी कहलाती है, और जब Br2 और Cl2 के साथ होती है तो हुंसडीकर कहलाती है। जनरली Br2 के साथ ये रिएक्शन कराई जाती है, हुंसडीकर ने उसी के साथ कराई थी, और इस रिएक्शन से आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाने में बड़ी हेल्प मिलती है। लेके चलता हूँ मैं आपको अगले सवाल की ओर। हे भगवान, ये तो देखी देखी सी लग रही है। ये तो हैलोजन एक्सचेंज वाली है ना। बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सही पकड़े हैं बेटा, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन की अदला बदली हो जाएगी। आपको मालूम है कि आपने जब हैलोजनेशन पढ़ा था, जब मैंने आपको हैलोजन के साथ रिएक्शन करा के दिखाई थी एल्केन की, तब आपको बताया था कि F2 इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, F2 इज हाईली रिएक्टिव प्रोसेस करता है, और इसी वजह से उसकी रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव होती है। मर सकता है आदमी, विस्फोट हो जाता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेके करा दी तो भैया एल्केन का फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है बाय F2। तो फ्लोराइड कैसे बनाएं? फ्लोराइड बनाने के लिए आप इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर से ही काम चला सकते हैं। आयोडीन में भी आपको बताया था कि I2 इतना लेस रिएक्टिव होता है, इतना कम रिएक्टिव होता है कि वो धीरे 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 प्रोडक्ट बना के उधर पहुंचता है। इतने में उधर से जो HI बनती है ना, वो इधर वापस रिवर्स कर देती है रिएक्शन को। पता लगा रिएक्शन ही जो है रिवर्सिबल हो गई, प्रोडक्ट ही अच्छे से नहीं बन पा रहा है, धीरे धीरे स्लोली प्रोडक्ट बनता है। बर्बाद हो जाएंगे भाई, इतना टाइम लगाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, महंगा हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड कम बनेगा। तो क्या करें? कर दो वही, इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी उसके सर। दिस इज हैलोजन एक्सचेंज। RCl में से Cl हटाओ, I लगाओ, दिस इज Ri एंड NaCl बाहर, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज किया था एक आदमी ने जिसका नाम था फिंकेलस्टाइन। सो नेम इज फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। मैकेनिज्म SN2। अब देखो, जहां जहां SN2 है बार बार बताने की जरूरत नहीं, वहां इन्वर्जन होगा, और कहने की जरूरत नहीं। ये जो है स्टीरियो इफेक्ट दिखा के भी आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है। अब चूंकि मैंने ऊपर बता दिया तो उसको नीचे बताने की जरूरत नहीं। स्टीरियो इफेक्ट दिखाए तो इन्वर्जन करके दिखाना। स्ट्रक्चर अगर आपको कोई मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन दे के दी जाए, D दी जाए तो L बनाना, L दिया जाए तो D बनाना, R दिया जाए तो S बनाना, S दिया जाए तो R बनाना। नीचे फ्लोराइड बना दो। इस रिएक्शन को कहा स्वार्ट रिएक्शन, SWART। स्वार्ट आदमी का नाम भाई, स्वार्ट।
तो हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन आपके सामने, जिनमें एक है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, दूसरा स्वार्ट रिएक्शन. स्वार्ट रिएक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड. इन दिस रिएक्शन इट मींस इन स्वार्ट रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड react with any fluorine containing compound like HgF2, COF2, antimony fluoride, etc., etc. And in this reaction it means Finkelstein reaction alkyl chloride react with any iodide compound. I mean NaI, Ki, कोई भी आयोडाइड, कोई भी पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड जैसा कोई भी आयोडाइड आप ले सकते हैं. जनरली NaI और Ki का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ आपको एक नाम याद रखना है, फिंकेल्स्टीन. दोनों रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से है एंड इन बोथ रिएक्शन प्रोसीड बाय इन्वर्जन प्रोसेस. नमस्कार. फिर से एक बार एक सवाल आपके सामने, क्योंकि मैं तब तक आता रहूंगा जब तक नीट केमिस्ट्री में आने वाले क्वेश्चंस आप तक नहीं पहुंचा देता. फिर से एक बार एक सवाल लेके आ रहा हूं और सुन लेना, एक सवाल आएगा इसमें से. बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट लेके आया हूं. एक सवाल नीट में आएगा, ये मान लीजिए. बहुत जबरदस्त चांस, 99% चांस बन रहे हैं. हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार. फिर से एक बार एक सवाल आपके सामने, क्योंकि मैं तब तक आता रहूंगा जब तक नीट केमिस्ट्री में आने वाले क्वेश्चंस आप तक नहीं पहुंचा देता. फिर से एक बार एक सवाल लेके आ रहा हूं और सुन लेना, एक सवाल आएगा इसमें से. बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट लेके आया हूं. एक सवाल नीट में आएगा, ये मान लीजिए. बहुत जबरदस्त चांस, 99% चांस बन रहे हैं. कौन सा आएगा इतना मैं नहीं बता सकता, लेकिन आएगा. बहुत अच्छे से समझना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे मिस कर दें और फिर वहां नीट के पेपर में इसे मिस करते रहें कि यार गलती कर दी हमने, वो क्वेश्चंस नहीं देखे जो सर ने बताए थे. शुरू करते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से. बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आखिर है क्या? बच्चों, एनिलीन तो आप सब जानते होंगे. ये है बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2, इसको एनिलीन कहते हैं. एनिलीन जब आता है ना, तो एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है किससे? HNO2 से. HONO, ये है HNO2. अब समस्या आती है एक, HNO2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, एक अनस्टेबल ऑक्साइड है, अनस्टेबल कंपाउंड है. और इस अनस्टेबल कंपाउंड की वजह से इसे लाने के लिए हमें NaNO2 प्लस कॉन्संट्रेट HCl मिक्सचर का यूज किया जाता है, जिसे डायएजोटेशन मिक्सचर कहते हैं. जो डायएजोटेशन करता है उस मिक्सचर का जो फॉर्मूला है वो NaNO2 प्लस कॉन्संट्रेट HCl है. ये दोनों रिएक्शन करके NaCl अलग कर लेते हैं और HNO2 इन दिस रिएक्शन यूज करा देते हैं, दे देते हैं, काम में आ जाता है. रिएक्शन कैसे होगी? ये जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में क्या होता है, ये HNO2 जो है और HCl भी पार्टिसिपेट करता है. क्यों? क्योंकि HCl एक एसिड है और एनिलीन एक बेस है. अब बताओ, आप खुद बताना कि रिएक्शन में बेस मौजूद है, एसिड मौजूद है, और एसिड रिएक्शन से, एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? एसिड को बेस दिख जाए और रिएक्शन ना हो, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है. तो भैया ये HCl इस NH2 को देख के कैसे रह जाएगा? और रिएक्शन हो गई, H2O निकल जाएगा और इधर से ये H2O निकल जाएगा और आपको कंपाउंड मिलेगा डायएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट. ये रिएक्शन बहुत ही कूल माहौल में होती है, यानी कि आइस कूल्ड लेना है आपको. एनिलीन को बर्फ में रख देना और बर्फ के टुकड़ों पे रखा जाता है इसको, और तब जाके रिएक्शन होती है. 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगता है. अब एक बात और सुनिए, ये अगर मान लीजिए RNH2 होता और इन्हीं मिक्सचर की रिएक्शन कराते, तब क्या होता? तो मैंने इससे रिएक्शन कराई और देखा क्या हुआ, तो पता लगा H2O निकल के और एल्कोहल बन जाता. क्या बन जाता?
एल्कोहल। तो क्या सर इसकी जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा सॉल्ट नहीं बनता जैसे आपने एनिलीन में बनाया था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड? क्या एल्काइल डायजोनियम नहीं बनता? बनता है। देखो कैसे ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसे होती है, ये HNO2 आ गया और ये HCl भी आ गया और ये बन गया RN2Cl, लेकिन ये अनस्टेबल होता है जबकि ये स्टेबल होता है। अरे ये क्या चक्कर पड़ा, चीज तो एक जैसी है? नहीं, बोथ आर डिफरेंट थिंग बिकॉज इन दिस रिएक्शन आर नॉट एन ए कॉन्जुगेटेड ग्रुप बट दिस इज फिनाइल। फिनाइल इज ए कॉन्जुगेट सिस्टम और कॉन्जुगेट सिस्टम होने की वजह से N2 पे आने वाला चार्ज इस रिंग के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है, जबकि यहां इसको स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए ये तुरंत टूट जाता है और टूट के ROH में कन्वर्ट हो जाता है। ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये एग्जिस्ट करता है अपने आप में एक बहुत ही शानदार कंपाउंडर। मैं आपको बता दूं जितनी वैल्यू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है एलिफेटिक सीरीज के अंदर, वैसे एरोमेटिक कंपाउंड में इसकी भी बहुत वैल्यू है। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है या मैक्सिमम कंपाउंड इससे बनाए जा सकते हैं एरोमेटिक के अंदर। आप देखो मैंने इसीलिए बहुत सारी रिएक्शंस आपके सामने रखी हैं, तो ध्यान रखें ये रिएक्शन आपको एक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जैसा स्टेबल कंपाउंड देगी, जबकि यहां आपको ये स्टेबल नहीं मिलेगा और रिएक्शन में अल्कोहल बन जाएगा। एक और एक्सेप्शन इसकी बात आ रही है तो मैं बता दूं, ये सारे R ले सकते हो आप या कोई भी R ले सकते हो, कोई भी इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, लेकिन बस मिथाइल मत लेना, मिथाइल में समस्या आ जाती है। जैसे ये मिथाइल एल अमाइन लिया जाता है तो मिथाइल अमाइन लेते हैं तो क्या होता है, HNO2 से जब रिएक्शन चलती है तो रिएक्शन में दो मिथाइल अमाइन एक साथ रिएक्ट करते हैं। या फिर ये मान लीजिए कि रिएक्शन में बनता तो है कंपाउंड, जैसे यहां देखो आप, जैसे ही N2 निकलेगा ये N2 गया, H2 निकला और CH3 पे OH लग गया। लेकिन आपको पता है कि मिथाइल अल्कोहल एक रिएक्टिव स्पीशीज है, रिएक्टिव कंपाउंड है, एसिडिक होता है और इसी वजह से ये मिथाइल अल्कोहल बने हुए दूसरे मिथाइल अल्कोहल के साथ तुरंत रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करने की वजह से आपको यहाँ प्रोडक्ट के तौर पे मिथाइल अल्कोहल नहीं मिल पाता, वो इंटरमीडिएटरी रह जाता है और मेजोरिटी में आपको एक ईथर मिलता है CH3OCH3। तो क्या सर मिथाइल अल्कोहल बिल्कुल नहीं मिलता? बिल्कुल मना नहीं कर रहा मैं, मिलता है लेकिन कम मिलता है। यहाँ डाई मिथाइल ईथर ज्यादा मिल जाता है और एक चीज मिल जाती है CH3ONO। CH3ONO, ये जो HNO2 लिया ना इसका ONO भी इसके ऊपर अटैक करके CH3ONO भी बना लेता है। तो डाई मिथाइल ईथर और मिथाइल नाइट्राइट कंपाउंड, यहाँ दोनों तरह के कंपाउंड बनते हैं, थोड़ा बहुत मिथाइल अल्कोहल बनता है। ध्यान रखोगे। बाकी कोई भी अगर यहाँ मिथाइल की जगह एल्काइल ग्रुप होता तो आप NH2 को हटा के OH लगा देते। सिंपल सा ध्यान रखो, HNO2 का काम NH2 को हटा के OH लगाना है, HNO2 का काम NH2 को हटा के OH लगाना है। NH2 जहां दिखे HNO2 दिखे तो NH2 हटा के OH लगा देना एलिफेटिक कंपाउंड्स में, मिथाइल को छोड़ के, मिथाइल अमाइन को छोड़ के ये बन गए यहां तक। ठीक है, ध्यान रखें जब ये रिएक्शन चल रही होती है, जैसे मैंने यहां बताया, तो जब यहां से यहां पहुंचते हैं ना तो यहां से यहां ऐसे नहीं पहुंचते, ये पहले कैटायन बनाता है और कैटायन के बाद ये बनता है। अब एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने यहां बताया ना पॉसिबिलिटी, वैसे यहां भी है। R+ पे अटैक करने के लिए कई लोग आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? OH- आ गया, क्योंकि ये आपने HNO2 लिया था ना उससे OH- आ गया। इसके अलावा Cl आ जाता है, ये भी अटैक करेगा। इसके अलावा एक आपको जो है ONO भी आ जाता है, देखो ये भी आप ले सकते हैं। तो आपको अल्कोहल भी मिलता है, क्लोराइड भी मिलता है, RONO भी मिलता है। ये तीनों तरह के कंपाउंड इसमें मिलते हैं जिनमें मेजर आपको अल्कोहल मिलता है। तो बताया ना मैंने, इसमें तो मेजर अल्कोहल मिलेगा और इसमें मेजर ईथर मिलेगा। ठीक है, मिथाइल लेते ही ईथर और ये लोगे तो अल्कोहल। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना। चलो मैं अब वापस अपनी पॉइंट पे आता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की कुछ रिएक्शंस आपके सामने हैं, इंपॉर्टेंट सारी हैं, सारी की सारी आपको अच्छे से याद करनी है और वो एक बार में याद हो जाएगी, इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया। घबराओ मत, ये एक सवाल की तरह मान के चलो, बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगी। क्या करना है आपको, चेक करना है दिया क्या है। देखो अब इसको गौर से देखो, बच्चा यहां तो अब याद कर लेता है, यहां तो कर लेगा, लेकिन जैसे ये पेपर में जाते हैं ना, पेपर हॉल के अंदर, और यहां ऐसे लिखा मिल जाता है
N2Cl और आपको मिल जाता है HCOOH। बस वहां झाग आ जाते, वहां नहीं होता, फिर भूल जाते कि यार ये HCOH क्यों लिया था। वहां मान लो आ गया C2H5OH ऐसे लिखा मिल गया, बस इतने में तो झाग आ जाते हैं, सवाल ही नहीं कर पाते, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि यार मैंने पढ़ा था ऐसा। ये सारे के सारे जो ऊपर लिखे हैं ये सब के सब इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, रिडक्शन होगा इसकी प्रेजेंस में, सब में रिडक्शन होगा। ये कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। C2H5OH, H3PO2 प्लस H2O, फॉर्मिक एसिड, NaNaOH, इनमें से कोई भी आपको मिल जाए, आपको क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है, N2 को उड़ा देना है और बेंजीन की रिंग बना देनी है। दिस इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। कोई भी हो इनमें से बेंजीन बना डालना। ये लिख दिया मैंने बेंजीन, जगह खाली करो बेटा, ये बेंजीन बन गया सबके साथ, एक में कोई भी एक कंडीशन ले लो बेंजीन बनेगा। एनी डाउट? इधर आओ, SnCl2 प्लस HCl। अब ये भी रिडक्शन है, देखो ये भी रिडक्शन था, ये भी रिडक्शन है। इस वाले रिडक्शन में C6H5NHNH2 फिनाइल हाइड्रोजन बनाना, HCl निकाल दे बेटा। ये जो है ना ये है N डबल बॉन्ड NCl, ये ऐसा होता है, और ये हो गया N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl हो गया नेगेटिव, ये चीज होती है। तो ये बॉन्ड टूटा है, एक एक H जुड़ गई, ये बॉन्ड टूटा, एक एक H और जुड़ गई, तो ये NH-NH2 बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। इसमें ये बनाना है। SnCl2 प्लस NaOH में भी बेंजीन बनानी है, ये भी बेंजीन बनेगा। Cu2Cl2 प्लस HCl, कोई भी क्यूप्रस हैलाइड ले लें और उसी कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, इट मींस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद cuprous halide and corresponding halogen acid, then convert into halide, aryl halide। आप HCl ले रहे हैं तो Cl लगा देना, ये ले रहे हैं तो Br लगा देना, ये ले रहे हैं तो I लगा देना। ये रिएक्शन सैंडेमेयर रिएक्शन कहलाती है। सैंडेमेयर रिएक्शन खूब पूछी जाती है, याद रखना, नाम से भी पूछी जाती है। अगर क्यूप्रस सॉल्ट की जगह कॉपर का पाउडर ले लें, कॉपर का पाउडर, तो भी यही होगा। कॉपर के पाउडर के साथ HCl ले लें या HBr ले लें या HI ले लें, जो भी लो उसी की हैलोजन लगा देना और आपको हैलाइड मिल जाएगा। जो भी लो उसका हैलाइड लगा दो, HCl लो तो Cl लगा देना, Br लो तो Br लगा देना, HI लो तो I लगा देना। इसको कहते हैं गेटरमैन, गटरमैन नहीं गेटर, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ये सैंडेमेयर, ये गेटरमैन। क्यूप्रस सोल्ट लेंगे तो सैंडेमेयर, कॉपर पाउडर लेंगे तो गेटरमैन। NaBF4 इसके साथ रिएक्शन। ये कैसे होती है? आप चाहते तो HBF4 भी ले सकते थे बेसिक मीडियम में, तो भी वही NaBF4 ही होता, सोडियम फ्लोरोबोरेट। ये NaCl गया और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर लग गया BF4, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट। आगे अब गौर से देखो, इसमें BF3 छिपा हुआ है, तो क्या BF3 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता? करता है। आप निकाल दो इसको, ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा। जैसे ही ये निकलेगा, जैसे ही N2 निकलेगी, N2 नेचर में एग्जिस्ट करती है, आप हमेशा N2 निकालते रहो, यहां भी निकाल दो और बेंजीन की रिंग पे लगा दीजिए F। आप डायरेक्ट फ्लोराइड बना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है फ्लोराइड बनाने का। फ्लोरिनेशन F2 से रिएक्शन करा के फ्लोराइड नहीं बना सकते, मैंने बताया था, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है फ्लोरीन के साथ। KI ले लो आप एक्वस, आप बेंजीन की रिंग पे I भी लगा सकते हो डायरेक्ट। देखो इनमें आपने तीनों हैलाइड बना दिए थे, यहां भी तीनों हैलाइड बना दिए, यहां आप I अगर अलग से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी आयोडाइड बना सकते हैं। पानी के साथ बॉईल कर दो, आप पानी के साथ बॉईल करोगे तो फिनॉल बन जाएगा, वही N2 उड़ जाएगी, HCl निकल जाएगा। तो फिनॉल बनाने का एक अच्छा मेथड है ये, आप डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हैं। आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को उबाल दीजिए पानी के साथ, फिनॉल बन जाएगी। ये है एरोमेटिक कंपाउंड। जब भी ऐसे कोई एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिख जाए तो क्या करना, इसकी पैरा H, पैरा मतलब OH के पीछे वाली, आपको फिनॉल मिल जाए, आपको एनिलीन मिल जाए,
क्लोरोबेंजीन मिल जाए, आपको बेंजीन मिल जाए, जो भी मिल जाए, आप इसकी H को इसके साथ जोड़ देना। समझ में आ रहा है? जब इसकी H इसके साथ जुड़ जाएगी, बेस की प्रेजेंस में करा सकते हो रिएक्शन, तो HCl बाहर निकल जाएगा और बेंजीन डाइएजोनियम के साथ ये पैरा पोजीशन से और जुड़ जाएगा और आपको इस तरीके का एक कंपाउंड देगा। इसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। कपल बन गया ना, कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको, कपलिंग रिएक्शन। समझ में आ रहा है? दिस इज कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक डाई बनता है, डाई, ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, ऑरेंज नारंगी कलर का, थोड़ा थोड़ा रेडिश होता है लेकिन मेन कलर ऑरेंज होता है इसके अंदर, ऑरेंज रेड कलर बोल सकते हो आप इसको। समझ में आ रहा है? तो देखो भैया, इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर जितने ज्यादा N2 के ऊपर पॉजिटिव आएगा उतना बढ़िया है। तो बेंजीन के ऊपर आप है ना निगेटिव ग्रुप लगाओ, अच्छा लगेगा आपको। N2 पे पॉजिटिव बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इसकी निगेटिव ग्रुप से। इधर आओ, एनिलीन, H को Cl के साथ निकाल दो, जोड़ दीजिए आपस में, वही पैरा पोजीशन से N डबल बॉन्ड N, और ये पैरा पोजीशन से एनिलीन को जोड़ दिया। इसको कहते हैं एनिलीन येलो, एनिलीन येलो, येलो कलर का डाई है, पीले कलर का डाई होता है, येलो कलर देता है। बेंजीन के साथ बेसिक मीडियम में, ध्यान रखें, बेंजीन के साथ बेसिक मीडियम में ले लिया आपने। अब बेसिक मीडियम में आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप इस पे जोड़ सकते हो, N2 को भी निकाल के आप इसमें बाइफिनाइल कंपाउंड बना सकते हो। ये बेंजीन से बेंजीन जुड़ जाएगी, N2 उड़ जाएगा, HCl को ले जाएगा। ये है गोमबर्ग रिएक्शन, इसे गोमबर्ग बेकमन रिएक्शन भी कहते हैं। बहुत अच्छी रिएक्शन है, सारी की सारी, सबकी सब इंपॉर्टेंट है, एक को भी मत छोड़ना। मैंने जो काम की नहीं थी नहीं ली है, यहाँ और भी कई रिएक्शन है इसकी, लेकिन वो मैंने नहीं ली जो मेरे को नहीं लगी कि ये जरूरी है। तो मैंने जो ली है वो याद करना, बहुत इजीली याद हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके बेटा, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्फा एलिमिनेशन से बनता है। अल्फा एलिमिनेशन जब होता है तो एक ही कार्बन से H और Cl निकल जाता है, KOH लेके भाग जाता है, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। याद कर लो इसको, एसिड को बेस पसंद है। जहां भी एसिड दिखेगा कहीं बेस को, और एसिड को कहीं बेस दिखेगा, बेस को कहीं एसिड दिखेगा, तो उनकी रिएक्शन होना तो तय है। वो एक जगह बिना रिएक्शन किए रह ही नहीं सकते। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने आ गया मैं, फिर से एक नया क्वेश्चन लेके, जो कि इस बार नीट में आने के बहुत चांस बनते हैं। एक क्लास एक नीट के क्वेश्चन के लिए फिर से आपके सामने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हर एक क्वेश्चन का अपने अपने फील्ड में, अपने अपने चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब जबरदस्त रोल है। मतलब कोई भी क्वेश्चन अपने आप में ऐसा नहीं है जो किसी एंगल से इंपॉर्टेंट ना हो, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल आ सकता है, हो सकता है ये तीनों ही सवाल, चारों सवाल ही क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाएं, आ जाएं। कहने का मतलब एक भी सवाल को मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है, सारे क्वेश्चंस को देखते रहें विद देयर कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो इनसे जुड़ी हुई और भी ऊपर नीचे की चीजें, आगे पीछे की चीजें समझाता हूं कि क्वेश्चन अगर इस तरह से मोल्ड हो जाए तो हमें किस तरीके से आंसर देना है। स्टार्ट नाउ। अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने, CH2Cl CH2Cl की KCN से रिएक्शन। बच्चों, कभी भी अगर कोई हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड आपको मिल जाए जिसमें हैलोजन मौजूद हो, Cl लगा हो, Br लगा हो, और आपको KCN से रिएक्शन करवाई जाए, तो आपको सीधा सीधा एक तरीका इस्तेमाल करना है, और वो तरीका है कि X को हटाना K के साथ और R पे लगा देना CN। ये रिएक्शन गौर से देखिए, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड कर रही है। ये रिएक्शन मोस्टली SN2 मैकेनिज्म से चलती है, बिकॉज दिस इज एन स्ट्रॉन्ग और बिग, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बड़ा न्यूक्लियोफाइल है CN-, इसलिए SN2 को ज्यादा प्रीफर करता है। रिएक्शन में साइनाइड भी बनता है और आइसोसाइनाइड भी बनता है, लेकिन मेजॉरिटी में यहाँ साइनाइड ही बनते हैं, आइसोसाइनाइड बहुत कम बनते हैं। अगर यही रिएक्शन मान लीजिए AgCN से कराई जाती,
ध्यान से सुने, AgCN इज एन कोवेलेंट कंपाउंड, जबकि KCN एक आयनिक कंपाउंड था। आयनिक होने की वजह से K पे प्लस बना, C पे माइनस बना और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम किया CN माइनस ने। यहां C पे माइनस है, यानी कि C जो है वो डोनर का काम करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी C की ज्यादा है, इसलिए CN अटैक्स ऑन आर, CN अटैक्स ऑन आर C साइड। ध्यान रखें, RX की जब KCN से रिएक्शन कराएंगे तो CN माइनस का अटैक टुवर्ड C होगा, टुवर्ड C की ओर से होगा। लेकिन AgCN लेते ही ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गया और कोवेलेंट होने की वजह से C इसके साथ बंध गया बेटा, बंध गया। CAG के साथ बॉन्डेड है। यहां खुला कौन घूम रहा है? N, यानी N फ्री है। इसका मतलब यहां N गुड डोनर बनेगा। इट मींस यहां जब रिएक्शन कराई जाएगी तो गुड डोनर के तौर पे N होगा और N साइड से अटैक होगा। इट मींस इन दिस कंडीशन, इन कंडीशन ऑफ AgCN, CN अटैक्स टूवर्ड्स N, N साइड से, N की ओर से R पे अटैक करेगा और आपको अब मेजोरिटी में आइसोसाइनाइड और थोड़ा बहुत साइनाइड मिलेगा और AgX बाहर हो जाएगा। चलो मैं अपने क्वेश्चन पे लेके आता हूं। ऐसा ही किया है वहां भी, गौर से देखिए। इसने KCN से रिएक्शन कराई है और कंपाउंड डाई हैलाइड लिया है। कोई बात नहीं, SN2 है तो 1 डिग्री में ज्यादा, 2 डिग्री में कम, 3 डिग्री में कम, वो भी एक तरीके से 1 डिग्री ही है, वो 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है। आराम से रिएक्शन होगी और मैंने यही किया, रिएक्शन करा के और Cl हटा दिए। जैसे ही Cl हटे CN आ गए। गौर से देखो बेटा, साइनाइड बन चुका है मेरे बाबू, साइनाइड बन गया। साइनाइड का मतलब ये P आपका आ चुका है, CH2CN, CH2CN इज द P। डाइल्यूट HCl और H3O प्लस की कंडीशन का मतलब है कि हाइड्रोलाइसिस होगा। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस 3 तरह से हो सकता है, 2 तरह से, मतलब 2 तरह से हो सकता है। एक तरह से तो होता है फुल्ली हाइड्रोलाइसिस। फुल्ली हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, C और N के बीच के तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं और HOH के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं एक एक करके। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH नहीं रह सकते, इसलिए H2O निकल जाता है और ये बन जाता है COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इधर NH से मिलके NH3 बना लेती है, जो HCl से मिलके NH4Cl में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आप डाइल्यूट HCl लेके फुली हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। जैसे ही आप डाइल्यूट HCl की जगह पानी की कमी कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl यानी कि थोड़ा कम पानी लेके आप रिएक्शन करा रहे हैं, हाईली डाइल्यूशन नहीं है, तो रिएक्शन में फिर से हाइड्रोलाइसिस होगा। लेकिन अब की बार केवल 2 ही बॉन्ड टूटेंगे, दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, तीनों नहीं। और 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे मेरे बच्चों तो 4 वैकेंसी बनेगी। देखो, इधर 2 बॉन्ड बन गए, इधर 2 बॉन्ड बन गए, क्योंकि एक तो बच गया ना बॉन्ड, वो तो टूटा ही नहीं। 2 बॉन्ड टूटे, 2 टूटे तो 4 बन गए। इन चारों बॉन्डों में से 2 बॉन्ड पर तो जुड़ जाएगा O और इधर जुड़ जाएगा H, जुड़ गया H2O। देखो बेटा, H2O जुड़ चुका है, आपको मिला है एमाइड। जब भी कंडीशन कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस H2O2 की दे रखी हो, या फिर बोल रहा हूं कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा या परऑक्साइड की प्रेजेंस ले रखी हो, तो समझ जाना आपको अमाइड बनाना है और फुल्ली हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको COH बनाना है। तो आपका पहला कंपाउंड तो आया CH2CN, CH2CN, और दूसरा क्यों बना CH2COOH, CH2COOH। बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई मेरे बाबू, आगे भी बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि जो बना है उसे हीट कीजिए।
कर देंगे भाई, गरम कर देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये लो हमने हीटिंग कर दी, हीट करते ही गौर से देखो ये विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब नियरेस्ट कार्बन्स पे, एडजेसेंट कार्बन्स पे जब COH जुड़ा होता है तो विसिनल लग जाता है। दो हैलोजन जुड़ी होती है तो विसिनल डाई हैलाइड बन जाता है। जैसे ये विसिनल डाई हैलाइड है, एक कार्बन पे दो सेम हेलोजन आ जाती है तो जैम डाइहैलाइड बन जाता है। कॉर्नर्स पे दो Cl आ जाती है लंबी चेन में तो टर्मिनल डाइहैलाइड बन जाता है। यहां विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं मेरे बच्चों तो H2O निकल जाता है। H2O निकल जाने की वजह से कंपाउंड एनहाइड्राइड बन जाता है। दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड, एंड ये कंपाउंड जो था वो था सक्सिनिक एसिड। बाबू जहां क्वेश्चन रुक जाए वहीं जवाब दे देना। यहां रुक जाए तो बोलना डाइसाइनो कंपाउंड बनेगा, यहां रुक जाए तो बोलना सक्सिनिक एसिड बनेगा, और R तक पूछे तो बोलना सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनेगा मेरे बच्चों। पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल, अब की बार मैंने विसिनल ना लेके जैम लिया है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, जैम ले लो, मुझे कौन सी दिक्कत आ रही है। मैंने जैम उठा लिया, जैम उठाया तो देखा वहां भी दो हैलोजन लगे हुए थे, लेकिन भैया KCN अपनी नेचर नहीं बदलेगा। KCN तो जो करता आया है वही करेगा। दो KCl निकल जाएंगे, और दो KCl निकलने के बाद एक ही कार्बन पे दो दो CN आ जाएंगे। विसिनल नहीं, जैम डाइसाइनाइड बन जाएगा। विसिनल नहीं, जैम वाला साइनाइड, यानी कि 2CN ग्रुप ऑन सेम कार्बन आ जाएंगे। लेकिन बात अभी यही खत्म नहीं हो रही है, वो आगे जा रही है। वो कह रहे हैं कि डाइल्यूट HCl यूज करो। कोई बात नहीं भैया, कर देंगे। CH3CH सिंगल बॉन्ड COOH, COOH बताया था ना अभी कि फुल्ली हाइड्रोलाइसिस करने पर CN ग्रुप का COH में कन्वर्जन हो जाता है। अब इसको फिर हीट करवा रहा है वो, ध्यान से सुन लो। जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट करते हैं तो जनरली CO2 बाहर निकलती है, और CO2 के निकलते ही ये डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बच्चों। समझ में आ रहा है। ऊपर वाली रिएक्शन में एनहाइड्राइड बना, नीचे वाली रिएक्शन में इसमें आपको एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिला। आगे बढ़ते हैं, सवाल क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों का। अगला सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स येलो PPT विद NaOI। ध्यान से सुन लो भैया, NaOI दिख जाए तो घबरा मत जाना। NaOI का मतलब समझ रहे हो आप, बेस प्लस I2, NaOH प्लस I2, और NaOH प्लस I2 की जो कंडीशन है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन में आती है, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाने के काम में आती है। अगर कंपाउंड सही हो तो NaOI की जगह OI माइनस भी दे देते हैं। अरे भाई पहचान लेना। देखो सबसे बड़ी समस्या यही है, क्वेश्चन करते टाइम कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं कर पाता माइंड पर, और आती हुई चीज को छोड़ के आ जाते हैं, गलत कर देते हैं, सोच नहीं पाते। थोड़ा सा हर एंगल से पढ़ो। अरे अगर यही होता, अगर क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाती तो मैं केवल क्वेश्चन लिख के खेल खत्म कर देता कि ठीक है भाई ये क्वेश्चन लो 120 और कर लो याद। अरे मैं इसीलिए तो एक एक चीज को समझा रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो क्या करना, ऐसे आ जाए तो क्या करना। ये किसी भी तरीके से आ सकता है भैया, समझे तो समझो। ये ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, सबका मतलब एक ही कि हेलोफॉर्म रिएक्शन से क्वेश्चन आया है। आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात चल रही, येलो PPT, क्योंकि CHI3 जो होता है ना वही येलो कलर का PPT बन के बाहर निकलता है। आयोडोफॉर्म बनता है तो येलो कलर दिखता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी CHX3 बनाने वाली रिएक्शन केवल वही कंपाउंड देते हैं जिनमें एक तरफ CH3
अवश्य उपस्थित हो एक 2 डिग्री अल्कोहल में। यहां भले ही कुछ भी लगाओ आप R की जगह H भी लगा सकते हो, आप 1 डिग्री अल्कोहल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डिग्री अल्कोहल भी ले लो, मना नहीं कर रहा। आप 2 डिग्री अल्कोहल भी ले लो। मुझे तो ये चाहिए भैया, ये चाहिए मुझे, तो ये होना चाहिए उसके अंदर, साफ बात है। क्या है ये जो CHOH ग्रुप है ना, इसके बगल वाले कार्बन पर 3 चाहिए H, मुझे 3 H। तो सर ये तो फिर मैं ये भी ले सकता हूं। अरे ये कैसे ले लेगा भाई, हद करता है। मैं कह रहा हूं जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसके पड़ोसी पर 3 चाहिए। पड़ोसी, अरे भाई जिस पे OH जुड़ा है उस पर 3 नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जिस पर OH लग रहा है उसके पड़ोसी कार्बन पर 3 H चाहिए। सर फिर तो मैं तो ये भी ले सकता हूं। हाँ तो ले लेना। फिर तो मैं सर ये भी ले सकता हूं। अरे तो ले भाई, ये ले ले, जब तक ये है तब तक होगी। फिर तो मैं गुरुजी ये भी ले सकता हूं, देखना देखें ये भी आ जाएगा क्या। ये ले मत लेना, ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। अरे 3 चाहिए थी, यहां सर 4 है मेरे पास, तो 2 और 2। अरे ऐसे 4 नहीं चाहिए, एक ही कार्बन पर 3 चाहिए। बात को समझो, 1 पर 3 चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी दोनों की मिला के कहीं 4 मत कर लेना, 3 मत कर लेना भाई, मरवा मत देना, ऐसे नहीं करना है। एक कार्बन पर चाहे इधर एक जगह 3 चाहिए। जैसे यहां पे है, इधर नहीं है तो इधर वाली ले ली मैंने। पहली कंडीशन ये तो हुई एल्कोहल की। एल्कोहल ऐसा चाहिए, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब तो सारे एल्कोहल तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सही कहा आपने। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉन करेक्ट विद हेलोफॉर्म रिएक्शन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन फॉर्म फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। अब वो कुछ भी बोले, तुम्हें ध्यान रखना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन आयोडोफॉर्म रिएक्शन में ये चाहिए। दूसरी चीज, एक मुझे ये चाहिए। अब इधर चाहे तुम कुछ भी लो, कुछ भी से मतलब या तो R यानी कोई एल्काइल लो या फिर H लो, या तो कोई एल्काइल लो या फिर H लो, तो फिर तो मतलब एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। हाँ एल्डिहाइड लो ना, कौन मना कर रहा है। एल्डिहाइड ले, कीटोन ले, लेकिन देख एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड ही काम में आएगा और नहीं आ पाएगा फिर यहाँ, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में ही 3 H बचेगी। अगर एसिटाल्डिहाइड से ऊपर बड़ा कोई एल्डिहाइड लिया आपने उसी होमोलोगस सीरीज का, तो फिर देखो अल्फा S3 नहीं बचेगा। तो केवल एसिटाल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है एल्डिहाइड सीरीज में, बाकी नहीं दे सकते। कीटोन कोई भी दे सकता है, कीटोन कोई भी दे सकता है, बस उसमें एक तरफ मिथाइल होना चाहिए। तो मतलब मिथाइल कीटोन की आप बात कर सकते हो। आपसे कोई पूछे ऑल मिथाइल कीटोन्स गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, यस यस यस। और कोई आपसे पूछे ऑल कीटोन्स गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, नो नो नो। ऑल कीटोन क्यों बोल दिया। अरे ऑल कीटोन तो ये भी होता है, ये भी ऑल में ही आएगा ना। अरे मुझे ये नहीं चाहिए, 3 अल्फा H चाहिए थी एक कार्बन पे, ये नहीं चाहिए। ओके, लेकिन सर ये तो बताओ आप करोगे क्या 3 अल्फा H का। ये सवाल आपका सही है। एक्चुअली अगर मैं एल्कोहल लेके और रिएक्शन कराता हूं किससे, बेस से और हेलोजन से। बेस में आप और भी कोई कई बेस हैं वो भी ले सकते हैं, हेलोजन भी ले सकते हैं। CH2 ले लो, KOH ले लो, चलेगा। F2 मत लेना, Cl2 ले लो, Br2 ले लो, I2 ले लो। F2 में कम होता है मामला, आपको पता है ना, F2 का तो एक्सप्लोजन नहीं चलता। तो क्या होगा, एल्कोहल अगर लोगे तो 3 स्टेप चलेंगे। एल्कोहल लोगे तो 3 स्टेप चलेंगे। पहले तो ऑक्सीडेशन होगा, ये जो एल्कोहल है ना, ये एल्कोहल ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब इस एल्डिहाइड कीटोन की, जब ये एल्कोहल एल्डिहाइड, जैसे मैंने इसको फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एल्कोहल
1 डिग्री है तो 1 डिग्री एल्कोहल तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब 1 डिग्री एल्कोहल को जब आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया, देखो ऑक्सीडेशन। अब सब्स्टिट्यूशन होगा, अब आपको हैलोजन और लानी पड़ेगी। अब देखो एक और खास बात है, अगर मान लो इसकी जगह आप ब्लीचिंग पाउडर ले ले पानी मिला के CaOCl2 विद H2O, तो और भी बढ़िया रहेगा। इसमें आपको दोनों फायदे हो जाएंगे, एक तो आपको बेस भी मिल जाएगा और एक आपको हैलोजन मिलेगी, वो भी न्यूबॉर्न, ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन मिलेगी। आप ये भी यूज कर सकते हैं। लैब मेथड में तो इसी का यूज किया जाता है, शुद्ध और जबरदस्त बढ़िया वाला अच्छी क्वालिटी का क्लोरोफॉर्म हैलोफॉर्म बन जाता है, क्योंकि इसमें फायदा होता है कि आपको सीधा सीधा न्यूबॉर्न Cl, हाईली रिएक्टिव Cl मिलती है। आप मॉलिक्यूलर भी ले सकते हैं, Cl2 आई, Cl2 की रिएक्शन हुई, ये 3 अल्फा H हट जाएंगी, इसलिए मुझे चाहिए थी 3 अल्फा H, क्योंकि मुझे CCl3CHO बनाना है। कौन है ये? क्लोरल है, क्लोरल, क्लोरल कहते हैं इसे, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे होता है डिकम्पोजिशन। ये जो आपने बेस लिया है ना, NaOH CaOH, जो भी आपने लिया, वो बेस क्या करता है? इसको ब्रेक करता है। बेस इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करता है तो एक बन जाता है CHCl3 और एक बन जाता है HCOONA। ये देखो ऐसे टूट गया, ये H निकल के और इस पे आ गया। अभी तो इतना ही समझ लो, जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की, अभी इतने में काम हो जाएगा आपका। अपने को ज्यादा अंदर घुसने की अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं। अब तो इतना करो, आपको बस ये H निकाल के यहां लगानी है और इस CHO पे ON जोड़ना है। ये फॉर्मेट बन गया सोडियम फॉर्मेट। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब यहां से यहां आप पहुंचते हो, देखो 3 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन, दूसरे में सब्स्टिट्यूशन, तीसरे में डिकम्पोजिशन, एल्कोहल लिया। तो यहां से जब यहां आते हो तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पे एक एनायन बनता है। इस बात का आप ध्यान रखें, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन बनता है। और इस एनायन को स्टेबल करने के लिए आपके पास ये स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन लेना, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, ताकि आपको अच्छा स्टेबल इंटरमीडिएट मिले और रिएक्शन इजीली प्रोसीड करे आगे की तरफ। दैट्स क्लियर। अब बात ये आती है कि अगर सर मैं एल्कोहल नहीं लेता और रिएक्शन सीधी एल्डिहाइड से शुरू करता, तो देखो ये स्टेप गायब हो जाता आपका। आप एल्डिहाइड से करते तो आपको 2 स्टेप में काम हो जाता। क्यों? आप एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे तो आपका ऑक्सीडेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सब्स्टिट्यूशन करो पहले तो और फिर डिकम्पोजिशन कर दो। ये रिएक्शन ऐसे चली जाएगी, यहां से यहां चली जाएगी। समझ में आ रहा है? आपको आयोडोफॉर्म बनाने तो Cl2 की जगह I2 लगा दो। अब सवाल कर रहे हैं आगे, एक और चीज, एक सवाल के अंदर ये और देखना है कि ये जो कंपाउंड होते हैं ना, जैसे CH3CO, ये 3 अल्फा H आ गई, इधर मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इसके इफेक्ट को कम कर रहा है, जैसे OH लगा दिया, Cl लगा दिया, NH2 लगा दिया, तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ये हेलोफॉर्म नहीं देंगे। इसीलिए मैंने बोला अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन मोस्टली ये लेने हैं आपको। आप इसकी जगह ये ले सकते थे CH3CO, यहां CHO लगा दो तो चल जाएगा, तो ये रिएक्टिव हो जाए, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट लगेगा तो अच्छा खासा एनायन बनेगा बीच में, इंटरमीडिएट अच्छा स्टेबल होगा। ये ले सकते हो, लेकिन वो जो जेड है ना, एसिड डेरिवेटिव, वो मत लेना। एसिड डेरिवेटिव में एस्टर कभी कभी कर लेता है हाई टेम्परेचर पे, अदरवाइज नहीं कर पाता। ये भी कर लेता है हाई टेम्परेचर पे, अच्छी खासी रिएक्शन। तो ध्यान रखें, आपको जब हेलोफॉर्म रिएक्शन करनी है तो थोड़ा सोचना है। जैसे इस रिएक्शन में आइए, अब इस सवाल में कह रहा है कि कौन कौन देगा, देगा ये देगा, ये देगा। क्यों देगा भैया, ये क्यों देगा? आप तो 3 अल्फा H मांग रहे थे। अरे क्या करते 3 H का, तुम क्या करना चाहते हो? हटा के हेलोजन ही तो लगाओगे। तो लगा रहा है ना हेलोजन, अरे हेलोजन लग जाएगी ना। लेकिन सर ये तो क्लोरीन है, तो आई लगा ले, Br लगा ले। आयोडोफॉर्म टेस्ट चाहिए तो आई लगा ले, कोई भी हेलोजन लगा ले, हो जाएगी आराम से रिएक्शन। अरे हेलोजन ही तो लगानी थी। यहां आपको सर मैं आई लगा के दे दूं तो भी हो जाएगी। Cl है तो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। अरे तुम भी तो हेलोजन ही लगाओगे, नहीं आती समझ में? तो येलो पीपीटी का मतलब ये नहीं कि वो येलो पीपीटी पूछे, वो ये भी बोल सकता है कि भाई हेलोफॉर्म कौन बनाएगा। गिव्स हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म बनता है तभी पीपीटी बनता है येलो कलर का, बाकी हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है, क्लोरोफॉर्म भी बनवा सकता है वो आपसे। तो यहां कोई हेलोजन लगाएगा तो भी आप कहना कि भाई
ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। आई लगा दो तो ये आयोडोफॉर्म बना देगा, Br लगा दोगे तो ब्रोमोफॉर्म, Cl लगा दोगे तो क्लोरोफॉर्म। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये सेकेंडरी वो देखो 3 अल्फा चाहिए थी हो गई। ये भी देगा, देखो ये भी दे देगा हाई टेम्परेचर पे। ये नहीं देगा, मना की थी ना मत लेना ऐसा, है मना की थी ना मत लेना ऐसा, 3 अल्फा चाहिए थी ना बैठी बेटा समझ में। अगले पे आ जाओ, क्लोरोफॉर्म की टेस्टिंग करनी। क्लोरोफॉर्म की टेस्टिंग करनी मतलब क्या हो गया उसमें, अजी कुछ नहीं जी, खुला छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। और ऑक्सीजन जो है, सनलाइट तो आप जानते हो कितनी गर्मी पड़ती है यहाँ, सनलाइट का इस्तेमाल करके इसने तो जो है बर्बाद कर दिया हमको, COCl2 बना डाला, फॉस्जीन बन गई फॉस्जीन। और ये तो आप जानते हो बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है, अगर कल को किसी को यूज कर ली तो मर जाएगा बेचारा। तो क्या करें, चेक करना था। क्या चेक करना था कि भाई क्लोरोफॉर्म अभी शुद्ध है या नहीं है। तो पता लगा कि भैया अगर क्लोरोफॉर्म प्योर होगा तब तो वो CHCl3 ही होगा, और अगर क्लोरोफॉर्म इम्प्योर होगा तो फिर वो CHCl3 के साथ साथ HCl और फोस्जीन भी मिलके बनेगा, यानी कि इन तीनों का मिक्सचर होगा। क्योंकि इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में तो ये दोनों भी आ जाएंगे ना बेटा। तो फिर करना क्या है, कुछ नहीं, आप एक काम करो, लिटमस पेपर है क्या, लिटमस पेपर ब्लू वाला है क्या, ब्लू वाला लिटमस, हाँ है ना, डाल दे बेटा। किस में, इसमें डाल दे। मैंने इसमें डाला, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो प्योर है बेटा, घबराए मत। मेरी बात को समझ में आ रहा है। ब्लू लिटमस डालने के बाद अगर ये कलर चेंज नहीं करता है तो प्योर, और कलर चेंज कर देता है तो इम्प्योर हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा यहां एसिड मौजूद है HCl, वो इसको क्या कर देगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा, ये रेड कलर का कर देगा, और यहां कलर में कोई चेंज नहीं आवेगा बेटा। दूसरा, AgNO3 सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, हाँ है, डाल दे। अगर कुछ ना दिखे तो समझ जाना प्योर है, और अगर मान ले AgCl का PPT व्हाइट PPT बन जाए तो समझ जाना फेंक दे, क्लोरोफॉर्म काम का नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्लोरोफॉर्म का यूज एनेस्थेसिया के तौर पे, एनेस्थेटिक के तौर पे भी किया जाता है। कहीं किसी के लगा दिया है इम्प्योर वाला क्लोरोफॉर्म, बाबूजी निकल लिए तो हो गया काम। व्हाइट कलर का PPT। आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाओ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाओगे, कोई चेंज ना हो तब तो प्योर, और कलर येलो हो जाए तो समझ जाना इम्प्योर है। ये तीनों की तीनों चीजें क्लोरोफॉर्म की टेस्टिंग में काम में आती हैं। सो आंसर इज ऑल आंसर बनेगा। और मेरा लास्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अनप्लीजेंट ऑर्डर गैस विच विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। आप शायद भूल रहे हैं इसे, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राइमरी अमाइन लिया जाता है 1 डिग्री, चाहे एलिफेटिक ले लो और चाहे एरोमेटिक ले लो। इसीलिए ये रिएक्शन यूजफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री अमाइंस लाइक एरोमेटिक और एलिफेटिक। लेकिन भैया NH2 होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए अमाइन। होता क्या है, कुछ नहीं जी, ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये CHCl3 और ये KOH जो है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये बना डालते हैं। ये अल्फा एलिमिनेशन से बनता है। अल्फा एलिमिनेशन जब होता है तो एक ही कार्बन से H और Cl निकल जाता है, KOH लेके भाग जाता है, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। याद कर लो इसको, एसिड को बेस पसंद है। जहां भी एसिड दिखेगा कहीं बेस को, और एसिड को कहीं बेस दिखेगा, बेस को कहीं एसिड दिखेगा, तो उनकी रिएक्शन होना तो तय है। वो एक जगह बिना रिएक्शन किए रह ही नहीं सकते। HCl और KCl और H2O बना डाला दोनों ने मिलके, और भैया CCl2 दे दिया।
देखा तो भैया ये तो बर्बाद आदमी है बिल्कुल, इसके ऊपर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब भाग रहा डाइक्लोरोकार्बन भिखारी की तरह इधर उधर। अरे क्या करें, हमारे तो बर्बाद ये कर दी, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन ले गए जी, हम पे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह गया। आके भैया जाके सीधा एन पे धावा बोलता है, एन पे अटैक मारता है। और एन पे अटैक करने के बाद एन पे 2 तो एच थे ही, एक CCl2 और जुड़ जाता है। हे भगवान, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एन पे CCl2 जुड़ गया, एन ने पेयर दिया इसको, अरे तू शांत रहे बेटा, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जोड़ लिया। अब एक जगह पे 2 रिएक्टिव ग्रुप यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कैसे रह सकते हैं? निकल गए बाबूजी HCl और कंपाउंड कन्वर्ट हो गया RNC में। और बाबूजी बनते ही ऐसी बदबू आई रूम में, अरे रे 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 क्या बन गया, अरे क्या बन गया? पता लगा आइसोसाइनाइड बन गया, क्योंकि आइसोसाइनाइड की स्मेल अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है। और जैसे बनता है पता लग जाता है कि भैया ये रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन की ही है। इंटरमीडिएट पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में, देख लेना पीछे के पेपर उठा के। आगे इनमें से कुछ पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है, ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। आंसर आएगा पहला, अनप्लीजेंट गैस केवल फर्स्ट ऑप्शन ही दे पाएगा। और अब सुन लो कान खोल के, बड़ी यार इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन एक ही नहीं 2 भी मिल सकते हैं, इसमें से 2 भी मिल सकते हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।